वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के एक खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर which is known as the distinction between direct and indirect objects. Indirect और direct object के बारे में बात करेंगे। इसको शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। Please listen to what I have to say carefully. All of us want to learn good English. We want to speak grammatical English. We want to speak correct English. That is correct English sentences. We don't want to make mistakes when we speak. Let me share this with you that in order to speak grammatically accurate sentences, we need to pay attention to grammatical nuances that help us speak grammatical sentences. मतलब यह है कि हम बिना ग्रामर के चीज़ों को समझे हुए ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे, जबकि हम सभी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीख कर, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम बोलते समय में गलतियां ना करें। आप जानते हैं कि गलती करने के बाद कैसे बुरा लगता है, और हम बुरा फील नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता when we want to pay close attention to grammatical nuances. ग्रामेटिकल चीज़ों को समझे बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो ग्रामेटिकल nuances हैं क्या। And please understand that you don't need to memorize any one of these things. There is a big difference between understanding and memorizing. याद करने में और समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं सिर्फ आपसे समझने के लिए कह रहा हूं, और हमारी कोशिश है कि मैं आपको समझने में हेल्प करूं। एक बार आप ठीक से समझ जाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा उसकी तरफ मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं होगी। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली, दैट इज गोइंग टू शो अप इन योर लैंग्वेज ऑल द टाइम। तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि वो एक और खास ग्रामेटिकल नुआंस क्या है। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स। व्हेन वी लुक एट द order of words in a sentence, we always talk about it. क्या बात करते हैं हम कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर के बारे में बताता है। दिस इज अबाउट द वर्ड ऑर्डर इन एन इंग्लिश सेंटेंस। सो वी नो अबाउट सब्जेक्ट, वी नो अबाउट वर्ब, वी नो अबाउट ऑब्जेक्ट। ऐसा जानने के बाद टुडे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वह ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको क्या क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो इन दो तीन चीजों को ध्यान से सुनिए और फिर उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, और आप हमेशा के लिए इन चीजों को समझ जाएंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होता है। इट इज ओनली वर्ब विच डिसाइड्स वेदर इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इस सेंटेंस को देखिए, हमारे पास जो सेंटेंस है अंग्रेजी में, वी से अगेन, हम बहुत सिंपल सा सेंटेंस लेकर आपको ये समझाना चाहते हैं, जॉन लव्स मेरी। इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि जॉन सब्जेक्ट है, लव्स ऑब्जेक्ट, लव्स वर्ब है और मेरी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है, आई लाइक पिज्जा, वी लाइक पिज्जा, जॉन लाइक्स पिज्जा विथ हिज फ्रेंड्स, जॉन एंड मेरी लाइक पिज्जा। इस सारे सेंटेंसेस में आप ऐसे ढूंढिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है।
ये एक्सरसाइज करके आप खुद देखिए, तो आपको पता, आप इमीडिएटली पता कर लेंगे कि इसमें वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब बोलते समय में हमको ये जानना जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है ये समझना अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत जरूरी है। We also need to pay attention to the order of words, that is order of these grammatical elements in English sentences, क्योंकि this is the order in English. अगर आप हिंदी सेंटेंस को देखें तो आपको हिंदी में ऐसे मिलेगा सेंटेंस, मतलब वर्ब लास्ट में आता है, अंग्रेजी में वर्ब बीच में आता है। ये चीजें तो हम जानते हैं, सीख चुके हैं, लेकिन आज हम ये, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसका वर्ब के साथ संबंध क्या होता है। What are they and what is their relationship with verbs? How do we know which verb needs an object and which verb doesn't need an object? तो अब आप, यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किसी वर्ब में, किसी वर्ब में कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। किसी वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, किसी वर्ब में दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, और किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट वहां है या होना चाहिए। जब आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब आप इंग्लिश के सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखिए। सो व्हेन वी से आई स्लीप अर्ली, I like mangoes. I teach English to college students. I go home every week. ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं अंग्रेजी की। अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें इस सारे सेंटेंसेस में वर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए। आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि पहले सेंटेंस में स्लीप वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में लाइक वर्ब है, तीसरे सेंटेंस में टीच वर्ब है, और चौथे सेंटेंस में गो वर्ब है। अब हम अगर ये पता करना चाहें कि स्लीप का ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है, टीच का ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? हमको तो ये भी नहीं पता कि इन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कि नहीं। तो इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। तो अब आपको मैं एक अलग से चीज बताता हूं। वर्ब्स को ठीक से देखने पर पता चलता है कि वर्ब्स लार्जली दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, आपने नाम सुना होगा। कई बार ये वर्ड्स इतना डिफिकल्ट लगता है कि हम उसके बारे में न ज्यादा जानना चाहते हैं न समझ पाते हैं। We don't want to learn about those things. We don't like to learn about those things. But today, I want to tell you something about these concepts of English language that they are going to stay with you, and you can also explain these things to other people. तो एक तरह का वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपने सुना होगा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? छोटा सा मतलब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब नो ऑब्जेक्ट्स। बस इतना मतलब होता है। मतलब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि किस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, किस वर्ब में नहीं होता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव मतलब नो ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से सुनिए। जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो हम उस वर्ब को क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट के साथ। मतलब यू क्वेश्चन द वर्ब विद व्हाट। ट्राई आस्किंग ए क्वेश्चन, टेक एनी वर्ब। I have given you examples of 4 verbs here on this slide. I am going to show you each verbs with an example. Each of these verbs with examples. But I want you to do this exercise with 20 other verbs. I will explain that exercise later. अभी मैं थोड़ी देर में आपको उस exercise के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आप इन 4 verbs को देखिए। इस 4 में हम सवाल कर सकते हैं। Sleep what?
स्लीप व्हाट, ये ठीक सवाल नहीं है, तो इसका जवाब भी नहीं होगा। मतलब यह है कि जब इसको हम सवाल नहीं कर सकते हैं व्हाट के साथ, ध्यान में रखिए सिर्फ व्हाट, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, सिर्फ व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ सवाल पूछिए। स्लीप व्हाट क्वेश्चन ठीक नहीं है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक के साथ सवाल पूछिए, लाइक व्हाट, ये अच्छा सवाल है, लाइक मैंगोज, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक चीज पर और ध्यान दीजिए कि द मोमेंट वी से इट्स अ गुड क्वेश्चन लाइक व्हाट, आप उस व्हाट को आंसर देने की कोशिश कीजिए, जो उसका आंसर होगा वही ऑब्जेक्ट होता है। लाइक व्हाट, लाइक मैंगोज, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है यहां। तो जैसे ही हमको पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हमको इमीडिएटली ये भी पता है कि इसका ऑब्जेक्ट मैंगो है। इस तरह से हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के डिस्टिंक्शन को समझते हैं। ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें, ध्यान से देखें, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अब आप कोशिश कीजिए, टीच ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? सिंपल सा रूल है, आप ट्राई करके देखिए। सवाल पूछिए व्हाट से, टीच व्हाट, ये सवाल ठीक लग रहा है, डेफिनेटली ठीक सवाल है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप इस सेंटेंस को देखिए, टीच व्हाट, टीच इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। गो व्हाट कह सकते हैं हम, गो का सवाल गो के बारे में सवाल कर सकते हैं व्हाट के साथ? नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप क्या देखते हैं, इस 4 एग्जाम्पल में 2 इंट्रांजिटिव हैं, 2 ट्रांजिटिव हैं। अब आप खुद चेक कीजिए कौन सा इंट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो स्लीप इंट्रांजिटिव है, लाइक ट्रांजिटिव है, टीच ट्रांजिटिव है और गोइंग ट्रांजिटिव है। समझ में आई ये बात? कैसे पता करेंगे, ये भी पता चलता है। तो इस तरह से हम इस 2 बहुत ही अलग तरह के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, और उसके बाद हमको पता है कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है। एक बार हम इस चीज को समझ लें तो हम फिर ऑब्जेक्ट्स को भी समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं तो हमने बार बार देखा है, एवरी टाइम वी सी दैट वी टॉक अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस चीज को भी हम अच्छी तरह से सीख लें कि इसके बीच का डिस्टिंक्शन क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डिस्टिंक्शन को समझने के लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए आप पहले इसको सीखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप देखिए कि मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब्स कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा उसमें, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऑब्जेक्ट होगा। एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, तो वो डाई ट्रांजिटिव हो या ट्रांजिटिव हो, बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है। ये ट्रांजिटिव के 2 टाइप्स हैं, मतलब जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, खास करके 2 होता है और 2 से ज्यादा नहीं होता है, तो जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बेसिक डिस्टिंक्शन है 0 और 1 के बीच में। 0 मतलब इंट्रांजिटिव और 1 मतलब ट्रांजिटिव। ओके, 0 मतलब इंट्रांजिटिव और 1 मतलब ट्रांजिटिव। ये अंतर जानना जरूरी है। एक बार जब ट्रांजिटिव होता है तो इसमें कई बार एक होता है ऑब्जेक्ट और कई बार 2 होता है। जब ऑब्जेक्ट 2 होते हैं तो उसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और ये 2 ऑब्जेक्ट समझना इसलिए जरूरी है कि यहीं से बात निकलती है कि जब 2 होते हैं ऑब्जेक्ट्स तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इस दोनों के बीच का अंतर कैसे सीखेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? How do we know which one is indirect object and which one is direct object among the two? How do we make this distinction?
बहुत ही सिंपल से है, ये भी बहुत आसान चीज है। अब उसको कैसे करते हैं, ये ऐसे देखिए, बहुत सिंपल है। रिमेंबर अगेन, गो बैक टू व्हाट एंड आस्क द क्वेश्चन विथ व्हाट। ठीक है, तो जब हम व्हाट से सवाल पूछते हैं तो जो व्हाट का आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो बच गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई रिपीट वन मोर टाइम, द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट when we question the verb with what is an example of direct object, and the other object is called indirect object. Okay, हिंदी में बात करें तो क्या का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसको का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमको ये किसको यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या क्वेश्चन को आंसर करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो बच गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस इतना डिस्टिंक्शन होता है। अब आप इसके एग्जांपल्स देखिए। हम कहते हैं आई गेव अ बुक, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है सेंटेंस अपने आप में। ये इनकम्प्लीट कैसे लगता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। कंप्लीट सेंटेंस ये है कि आई गेव ए बुक टू माई फ्रेंड। तो ये जो वर्ब है गिव, पास्ट टेंस है इसका गिव, तो इसको आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट से। कैन वी क्वेश्चन दैट? गिव व्हाट? ट्रू, वी कैन क्वेश्चन दैट। दैट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, इट्स नॉट एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको सवाल कीजिए, इसका व्हाट का आंसर क्या होगा? गिव व्हाट? गिव अ बुक। तो ये वाला जो है अ बुक, इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा इसमें? टू माई फ्रेंड। तो ये टू माई फ्रेंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से जब हम कहते हैं आई टीच इंग्लिश, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हमको कहना पड़ता है आई टीच इंग्लिश टू समबडी, मतलब किसको पढ़ाते हैं ये भी बताना जरूरी है सेंटेंस में। तो क्या अगेन टीच को क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो उसका आंसर बनता है इंग्लिश। टीच व्हाट? टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू कॉलेज स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस छोटी सी चीज को समझ करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इस समझ के आधार पर जब हम सेंटेंसेस को देखते हैं तो हमको ये सारी बातें समझ में आती है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जब हम बोलते हैं कि आई टीच इंग्लिश, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आई शुड से आई टीच इंग्लिश, किसको पढ़ाते हैं ये भी बोलना चाहिए। और जब हम उस सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं तो हम उस सेंटेंस के सारे डिटेल को धीरे से एक एक करके समझ पाते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। इन सारे चीज़ों की जानकारी होने से हमारा लैंग्वेज इम्प्रूव होता है, हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। दीज आर वेरियस डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। It's not scary, it's not frightening. They are very simple. And one more time, please remember, I am not asking you to memorize these things. I am only asking you to understand these things. And now you check your understanding. If you understand the notion about transitive and intransitive, that is the distinction between transitive and intransitive, what makes the distinction between transitive and intransitive, and what are their implications for our understanding of direct object and indirect object, then you are never going to forget this and you are always going to make this distinction for yourself. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि फिर से आप 20 सेंटेंसेस को लिखिए। Promise you are going to do this exercise to learn this better, because without doing these exercises, these things don't become clearer to us. Stop here
and do this exercise the way I am asking you to do. You can come back if you forget anything. Check with me, check from what I am saying, and then again do the exercise. 3 stages of exercise is very simple. First stage, find out 20 sentences. Then find out verbs in those 20 sentences. After you have found these two things out, then identify, in the first stage, identify whether those verbs are transitive or intransitive. Right next to that sentence, the way I have done. And then once you identify transitive verbs, identify what their objects are. This much of exercise will help you understand this notion forever. Thank you so much for today. हम फिर दूसरे दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे. Take care.